नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स, क्लास 9th का है, लेसन 2 पॉलिनोमियल। आज हम इस पे इंट्रोडक्शन वाली बात करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन में क्या क्या हमें चीजें देखनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसके पहले हम 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। जिन बच्चों ने वो लेक्चर ना देखे हों, चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी, ठीक है। उसमें सारे लेक्चर लगे हुए हैं, उनको देखिए और फिर ये लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो एक चर वाले बहुपद और उनके प्रकार पढ़ने हैं, बहुपद के शून्य के यानी जीरोस पढ़ने हैं, और बहुपदों का गुणनखंड कैसे किया जाता है वो समझना है, और बीजीय सर्व समीकाएं पढ़नी है इतनी। फिर इसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सारी करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, है ना। फिर इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है वो भी करेंगे, ठीक है। समझा रहा है। अब देखो, हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर एक चर वाले बहुपद और उनके प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि चर क्या होता है, ठीक है। तो चर राशि क्या होती है, यानी वेरिएबल्स, किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि। कैसी? अज्ञात राशि, ठीक है। मतलब जो ज्ञात ना हो, उसका मान मतलब कुछ भी हो सकता है। अज्ञात राशि चर राशि कहलाती है। इसे सामान्य तौर पर एक्स वाई जेड आदि के द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब इसको एक्स वाई जेड जहां पर आपको दिखे समीकरण, इसमें मतलब बीजीय व्यंजक में, समीकरण में या बहुपद में, तो वो चर होता है, ठीक है। ऐसे यूज करने के लिए टी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल समझेंगे तो समझ में आएगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 3x+2 = 4। तो इसमें देखो, हमने कहा था कि सामान्य तौर पर एक्स वाई जेड से इसको निरूपित किया जाता है। तो इसमें जो एक्स है, ठीक है, यही है चर। मतलब इसकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं रहेगी। हो सकता है इसको इस वाले समीकरण में एक्स की वैल्यू कुछ और आएगी। अगर यही समीकरण बदल के लिख दिया जाए, जैसे यहाँ पर देखो, इसको समझो, जैसे 3x+2 = 4 लिखा है। तो अब अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालें तो जानते हो क्या हो जाएगा? 3x = 4 और 2 को उधर लाओ, -2 हो जाएगा। तो ये कितना आया? 3x = 2 आया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? x = 2/3 आ गया। यहाँ अगर यही समीकरण बदल के लिख दिया जाए, यहाँ पर समीकरण कुछ और लिख दिया जाए, मान लो हम थोड़ी देर के लिए लिख देते हैं यहाँ पर 2x, इसी समीकरण को हम ऐसे लिख देते हैं 2x + 2 = 4। तो अब देखो x की वैल्यू यहाँ बदल जाएगी। तो यहाँ पर देखो 2x = 4 - 2 आ गया, ठीक है। तो 2x = 2 आया, तो यहाँ पर x = 2/2 आया, ठीक है भाई। 2 का गुणा x में ना, यहाँ बटे में चला जाएगा, कितना आ गया? 2 × 2 कितना आ गया? x = 1 आ गया। तो देखो, यहाँ पर x का मान 2/3 था और यहाँ पर x का मान बदल गया। इसका मतलब है कि इसका मान बदलता रहता है, ठीक है। तो मान इसका, यानी वैल्यू इसकी फिक्स ना हो, उसको कहते हैं चर, ठीक है। यानी ये पहले तो अज्ञात है, जब यहाँ लिखा तो अज्ञात है, जब इसको हमने ज्ञात किया तो ये निकल आया। यहाँ इस वाले समीकरण में ये अज्ञात थी x की वैल्यू, जब इसको हल किया तो 2/3 निकल आई। तो ये वैल्यू बदल जाती है, ये सेम नहीं रहती है, बदल जाती है। समीकरण बदला, वैल्यू बदल गई। लेकिन यहाँ पर जैसे ये संख्याएं लिखी हैं 3, 2, 4, ये नहीं बदलेंगी, ये हमेशा एक ही रहेगी। समझ रहे हो? जैसे 4 है, 4 का मान समय काल देश परिस्थिति में हमेशा समान रहेगा। जैसे अगर आज हम 4 की बात करें तो 4 है, कल भी ये 4 रहेगा, परसों भी 4 रहेगा, 10 साल बाद भी ये 4 रहेगा, है ना। ये भारत में भी 4 है, तो अमेरिका में भी ये 4 रहेगा। ऐसा होता है नहीं कि भारत में 4-5 हो जाए, अमेरिका में 4-3 हो जाए, ऐसा नहीं है। ये हमेशा 4 ही रहेगा, 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 3 हमेशा 3 ही रहेगा। समझा की बात? तो वो अचर है। अचर मतलब कांस्टेंट। तो अचर राशि वह राशि होती है जिसका मान निश्चित रहता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने दिया 2, 5, 3, -4, 10, 15, 20, 50, 18, कुछ भी हो, ये हमेशा वही रहेगा, ठीक है। समझा कि भाई? तो चर और अचर राशि समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी समझते हैं, ठीक है। तो इसको हम बहुत जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है एक शब्द बीजीय व्यंजक, इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की परिभाषा यहाँ पर देखो, फिर उदाहरण से इसको हम समझ लेते हैं। तो कहता है, जब चर और अचर राशियों को 4 मूलभूत संक्रियाओं यानी जोड़, घटाना, गुणा और भाग द्वारा संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है, तब यह संयोग क्या कहलाता है? ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अब उदाहरण देखो, जैसे ये एक उदाहरण लिख दिया गया, ठीक है। इसमें क्या है?
चर राशि भी है, एक्स वाई ये क्या है, चर राशि है, और अचर राशि क्या है, 6 4 3 ये क्या है, अचर राशि है। तो जब चर और अचर राशियों को चार मूलभूत संक्रिया हो, तो चार मूलभूत संक्रियाएं क्या है, योग यानी जोड़, है ना, अंतर यानी घटाना, गुणा, जैसे 6x² लिखा है तो 6 और x² के बीच में क्या है, गुणा है, ठीक है। और यहीं पर कुछ भाग में भी हो सकता है, अगर भाग भी मान लो यहाँ पर लिख दें 6/5 लिख दें तो भाग भी हो गया। तो जब चर और अचर राशियों को, है ना, जोड़, घटाओ, गुणा और भाजन के द्वारा कंबाइन कर दिया जाए, एक जगह इसको कंबाइन करके लिख दिया जाए, तो उसको कहते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक। ये उदाहरण है, एक उदाहरण ये लिखा है। अब आपको मन आया कि हम सर एक और उदाहरण लिखना चाहते हैं, तो जो आपके दिमाग में आ रहा है वो लिख दो। जैसे यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया हमने 3/5 x³ माइनस लिख दिया, हमने लिख दिया 4x², फिर लिख दिया हमने प्लस 2x, फिर लिख दिया हमने प्लस 12, ऐसे लिख दिया। तो देखो ये चर है x, ठीक है, और ये जो संख्या ये जो ये अचर है, तो चर और अचर राशियां किसके द्वारा कंबाइंड है, जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, यानी 3 गुणा x³ है, और ये भाग में भी है 5। तो इसमें चारों संक्रियाएं, चारों मूलभूत संक्रियाएं यहाँ प्रयोग की गई हैं। तो इन चारों मूलभूत संक्रियाओं के माध्यम से इनको कंबाइन करके लिख दिया गया। तो इसी संयोग को, इसी कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, बीजीय व्यंजक, ठीक है। अब बीजीय व्यंजक आपने समझ लिया, तो अब हम बहुपद समझेंगे कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो देखो बहुपद समझने के लिए, अब देखो बहुपद में क्या होता है, जैसे कोई बीजीय व्यंजक लिखा है तो उसमें जो चर राशि होती है उसकी घात हमेशा ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या होता है, देखो समझो, जैसे मान लो ये है, तो ये हमने आपको नंबर लाइन पढ़ाई थी, तो इसमें 0 होता है, इधर 1 2 3 4, इधर चलेंगे तो -1, है ना, -2 -3, ऐसे चलते रहते हैं। तो इसमें ये जो प्लस वाले हैं ये धनात्मक पूर्णांक है, माइनस वाले ऋणात्मक पूर्णांक है, और बीच में 0 है। तो 0 क्या है, ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक, लेकिन पूर्णांक है। तो जो बहुपद होता है यानी पॉलिनोमियल होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, इसमें जो चर राशि प्रयोग होगी, चर राशि मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चर राशि में ऋणोत्तर पूर्णांक घात के रूप में हो, घात के रूप में हो, तो वो बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा, वो बीजीय व्यंजक कहलाएगा बहुपद। तो ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ऐसा पूर्णांक जो ऋण में ना हो, ठीक है, तो ये ऋण वाला ना हो, ठीक है, यानी 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। और क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब भिन्न में नहीं होना चाहिए, घात दशमलव में नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी बीजीय व्यंजक में, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर घात ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में यानी 0 1 2 3 4 5 कुछ भी है तो वो बहुपद होगा। और अगर इसके अलावा कोई और घात लगी है, माइनस में लगी है या भिन्न के रूप में लगी है, तो फिर वो बहुपद नहीं होगा। तो अब देखो इसकी परिभाषा जो यहाँ लिखी, ये तो हमने आपको समझाई है, ठीक है। अब जो यहाँ पर लिखी है, क्या लिखा, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल, क्या लिखा, केवल, ठीक है, क्या होना चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब क्या हुआ, या तो धन में होना चाहिए या तो शून्य हो सकता है, माइनस वाले नहीं होने चाहिए, घात के रूप में हो, और एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। मतलब इसमें चर राशि भी एक प्रयोग हुई हो, ठीक है, और घातें जो लगी हो चर राशि पर वो या तो धनात्मक में पूर्णांक होना चाहिए या तो शून्य होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये उदाहरण दिया है, जैसे लिखा 4x³ + 5x - 3। तो देखो ये एक बीजीय व्यंजक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें चर और अचर राशियों को
प्लस माइनस गुणा के चिन्ह के द्वारा संयुक्त किया गया है, तो ये एक बीजी व्यंजक है। अब ये बीजी व्यंजक बहुपद है कि नहीं है, तो देखो इसमें जो चर राशि यूज हुई है x, तो इसमें जो पावर लगी 3 है, इसकी घात 1 है, कुछ नहीं लगा तो 1 मानी जाती है, इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक है, तो ये बहुपद है। और ये एक चर वाला है क्या, तो देखो इसमें एक चर प्रयोग हुआ है x, ठीक है, इसमें x प्रयोग हुआ है, तो ये बहुपद है, ठीक है, एक चर वाला। तो ये ऐसा बीजी व्यंजक है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक चर में है और ये बहुपद है, ठीक है। तो बहुपद को fx के द्वारा इस तरीके से इसको प्रदर्शित किया, निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। तो fx बराबर 4x³ प्लस 5x-3, मतलब ये x के रूप में एक चर वाला बहुपद है। अब इसको चेक करो, ये वाला इधर वाला देखो, इसको भी fx से लिख देंगे, fx बराबर, ठीक है मतलब जो बहुपद होता है उसको शॉर्ट में fx के रूप में निरूपित किया जाता है, gx भी कह सकते हैं, gx भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है तो अब आप देखो 5x² √6x -√5, पहले तो देखो इसमें कितने चर है, एक x यूज हुआ है, ठीक है, वो घात चाहे कितनी भी हो, x² हो, x³ हो, x हो, कुछ भी हो, ठीक है, इसमें एक चर यूज हुआ है, तो एक चर वाला ये बीजी व्यंजक है। अब इसको चेक करना ये बहुपद है कि नहीं है, तो देखो इसमें जो चर राशि है उससे हम चेक करेंगे, तो चर राशि x है, तो x की जो घात है वो क्या होना चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कितनी है 2, तो ये धनात्मक पूर्णांक है यानी ऋणोत्तर पूर्णांक है। x में कितनी घात है 1, तो ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए ये भी एक हमारा एक चर वाला बहुपद हो गया। समझ आ गई बात। अब इधर देखो ये लिखा है ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसको भी हमने fx लिख दिया, ठीक है, क्या लिखा है 5/3x³ प्लस 5x -5। अब इसमें देखना है क्या, ये है तो बीजी व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्यों, इसमें चर और अचर राशियां प्लस माइनस गुणा भाग के द्वारा कंबाइंड की गई हैं, संयुक्त करके लिखी गई, तो ये एक बीजी व्यंजक है। अब ये बीजी व्यंजक बहुपद है कि नहीं है ये चेक करना है, तो देखो ये जरूरी नहीं कि हर बीजी व्यंजक बहुपद हो, वो बीजी व्यंजक बहुपद होगा जो बहुपद की कंडीशन को फुलफिल करता होगा, पूरा करता होगा, ठीक है। तो देखो क्या होती है इसकी कंडीशन बहुपद होने के लिए, जो चर राशि प्रयोग की गई उसकी घातें कैसी होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए या धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। देखो यहाँ x³ है, 3 घात है, ये पूर्णांक है धनात्मक, इसमें कुछ नहीं लगा तो 1 घात है, ये भी पूर्णांक है, तो इसका मतलब है ये एक बहुपद हो गया। अब इसमें कितने चर राशियां यूज हुई हैं, तो केवल x यूज हुई है ना, तो एक चर राशि x यूज की गई है, इसलिए एक चर वाला बहुपद हो गया। समझ आ गई बात। और एग्जाम्पल देखो, अब इस एग्जाम्पल को देखो क्या लिखा है 5x³ - 2x² प्लस 5x + 2 सॉरी, ये बहुपद है कि नहीं, देखो चेक करो, ये व्यंजक तो है, ये एक बीजीय व्यंजक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, क्यों, क्योंकि इसमें चर और अचर राशियां प्लस माइनस गुणा भाग के द्वारा कंबाइन करके लिखी गई हैं, ठीक है सॉरी। लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि ये बहुपद है कि नहीं। देखो इसमें जो चर राशि है x एक चर राशि यूज की गई है x, कहीं पर y, अगर x के साथ y भी आ जाता तो 2 चर राशियां हो जाती, बात समझ रहे हो, लेकिन केवल x यूज किया गया तो एक ही चर राशि है। तो एक चर राशि वाला ये बीजी व्यंजक है। अब हमें चेक करना है कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो देखो जो चर राशि है उसमें घात देखो ये -3 लिखा है तो ये पूर्णांक, लेकिन ये माइनस में आ गया, ऋणोत्तर पूर्णांक सॉरी ये ऋण वाला पूर्णांक आ गया, जबकि क्या कहता है परिभाषा बहुपद की कि उसमें पूर्णांक हो लेकिन ऋण में नहीं होना चाहिए, तो ये ऋण में आ गया। यहाँ तो प्लस में है लेकिन इस जगह माइनस में है, तो इसलिए ये बहुपद की परिभाषा को पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो ये बीजी व्यंजक है, एक चर वाला है, लेकिन ये बीजी व्यंजक बहुपद नहीं। इसका मतलब है हर बीजी व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है, ये बात याद रखना।
और देखो इसको चेक करो, ये लिखा है 6 अंडर रूट टी, ये टी में है, ये टी यहाँ पर चर है, तो ये एक बीजीय व्यंजक है लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टी अंडर रूट में है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट टी का मतलब क्या हो जाएगा, टी की पावर 1/2 और प्लस टी स्क्वायर। तो जानते हो ये क्या हो गया, टी की पावर यानी चर में जो पावर है वो पूर्णांक नहीं है, वो भिन्न में आ गया ना, 1/2 हो गया, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ऐसे यहाँ पर देखो ये वाला, इसमें देखो ये एक्स स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये 5 ऊपर है, एक्स स्क्वायर जो ऊपर माइनस की पावर हो जाएगी, ठीक है, और ये 4x। तो देखो इसमें जो चर राशि यूज हुई है वो क्या पूर्णांक है, पूर्णांक तो है बच्चों, दो क्या है पूर्णांक है, इधर एक ए भी पूर्णांक है, लेकिन जो पूर्णांक होना चाहिए वो धन में होना चाहिए, ये तो माइनस में आ गया, इसलिए ये भी हमारा बहुपद नहीं है। समझा की बात? चलो अब हम लोग बहुपद के पद देखते हैं, ठीक है, तो बहुपद के पद और गुणांक देखते हैं, ठीक है, तो आओ ये इसमें देखते हैं भाई, आगे बढ़ो। ये देखो बहुपद के पद क्या होते हैं, टर्म क्या होते हैं, तो देखो जैसे यहां पर समझो, जैसे यहां पर लिखा है, पहले हम उदाहरण ही दे देते हैं। तो देखो जहां से प्लस माइनस लगाओ वहीं से ये पद अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ माइनस लगा तो उसके पहले ये 1 हो गया, फिर इधर प्लस लगा तो ये 2 हो गया, इधर प्लस लगा ये तीसरा हो गया। तो ये जब चर और अचर राशियां यानी बहुपद के हुए भाग, ठीक है, जो प्लस तथा माइनस चिन्हों के द्वारा अलग रहते हैं वो बहुपद के पद कहलाते हैं। तो देखो यहाँ कितने पद हो गए, 1 2 3 हो गए, ठीक है, अलग है ये प्लस माइनस के द्वारा। इसमें देखो एक ये हो गया, ये माइनस लगा यहाँ से अलग हो गया, एक पद हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, यहाँ प्लस लगा अलग हो गया, तीसरा हो गया, ये फिर माइनस लगा, फिर ये अलग हो गया। तो 1 2 3 4 कितने पद हो गए, 4, ठीक है। अब इसे एक्स वाई जेड लिखा है तो यहाँ पर कोई बीच में प्लस माइनस नहीं है, तो ये एक है पद है, लेकिन इसमें कितने चर राशियां यूज हुई हैं, 3 एक्स वाई जेड, ठीक है। अब इसमें कितने बीच में प्लस लग गए, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो बीच में जहां प्लस माइनस दिख जाए वहीं से पद बदल जाता है, ठीक है। तो इसमें 3 पद है, समझा गई बात? अब देखो बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इसको समझो, ठीक है। देखो जैसे हमने एक उदाहरण लिखा यहाँ पर, ये एक हमने पॉलिनोमियल यानी बहुपद लिख दिया, ठीक है, तो बहुपद है कि नहीं है, देखो इसमें एक चर यूज हुआ है एक्स, पावर इसमें पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक, इसलिए एक बहुपद है। अब हमें लगता है बहुपद पहचान लोगे तुम लोग। अब इस बहुपद में गुणांक क्या होता है, देखो जो चर राशि होती है, चर राशि के पहले जो चीज इसमें गुणा में लिखी है, यहाँ कुछ नहीं लिखी तो 1 हो गई, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया। अब देखो एक्स के पहले क्या लिखा है, 4, तो चर राशि के पहले जो अचर राशि आई है गुणा में, ठीक है, तो वो अचर राशि इस चर राशि का गुणांक हो जाएगा, यानी एक्स का गुणांक कितना आ गया, 4, यानी जो चर राशि है उसके साथ किस संख्या का गुणा है तो वही उसका गुणांक कहलाएगा। अब यहाँ पर कोई चर राशि है ही नहीं 6 में, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1 है कि नहीं, यहाँ एक्स का गुणांक कितना है, 4, और भी धन का 4 है, क्योंकि धन लगा, अगर माइनस लगा होता तो माइनस का 4 हो जाता। तो अब देखो परिभाषा पढ़ लो, पहले उदाहरण से हमने समझ लिया, अब परिभाषा पढ़ लो। यदि किसी चर राशि में अचर राशि से गुणा किया जाए तो अचर राशि दी गई चर राशि का गुणांक होगा। तो इसमें क्या है, जैसे देखो ये x क्या है, ये चर राशि है, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या है, ये चर राशि है, और ये जो संख्या है ये क्या है, अचर राशि है, अचर राशि, ठीक है। तो जो अचर राशि होती है वो चर राशि का गुणांक कहलाता है, तो जो अचर राशि होती है वो चर राशि का गुणांक होता है। तो ये अचर राशि क्या हो गई, गुणांक हो गया, कोएफिशिएंट हो गया, किसका, चर राशि का, चर राशि का, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ तो कोई एक्स स्क्वायर है, ये चर राशि है, और ये 1 है, ये अचर है, तो जो अचर राशि है वो चर राशि का गुणांक होता है। तो अचर राशि यहाँ 1 है और चर राशि एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, 1 हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग बहुपद की घात, इसको समझते हैं फटाफट। बहुपद की घात क्या होता है, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, बहुपद की घात को कहते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब इसमें देखो
इसमें हम एक टर्म यूज करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ क्या होता है, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होती है वही उस बहुपद की डिग्री कहलाती है। ठीक है, तो इस लाइन को रट लो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इंग्लिश में क्या कहेंगे, देखो, चर राशि की अधिकतम घात वाले पद के घातांक, बस इसको आपको अंडरलाइन करना, ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो ये हिंदी में, ये इंग्लिश में है। ठीक है, मतलब जैसे कोई चर, कोई मतलब बहुपद दिया है, उसकी घात हमें पता कर दी, तो हम पहले चर राशि देखेंगे, तो चर राशि की अधिकतम घात जिसमें लगी होगी उस पद को देखेंगे, और उसका जो घातांक होगा, उसके ऊपर जो पावर चढ़ी होगी, वही उसकी डिग्री होगी। अब देखो इसमें, जैसे यहाँ लिखा है, जैसे एक उदाहरण लिखा है, ये वाला उदाहरण देखो। ठीक है, तो इसमें देखो कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं। अब इसमें हमें क्या देखना है, ना, अधिकतम घात वाला पद देखो। तो अधिकतम घात वाला पद ये है, ये यहाँ अगर हम लोग लिखने में थोड़ी गड़बड़ी, यहाँ पर 3 कर देते हैं। ठीक है, ये 5x³ + 2x²। तो अधिकतम घात कहाँ लिखी है, x³, ये कम है, 2 है, इसमें 1 है। तो अधिकतम घात वाला पद हमने देखा, तो अधिकतम घात वाला पद देखो, और इस अधिकतम घात वाले पद में चर राशि क्या है, x है। इसमें जो घातांक लगा है, घातांक मतलब जो पावर लगी है, वही उसकी डिग्री हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 ले लें। ठीक है, तो इसमें डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। देखो, तो इस बहुपद की डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। समझा दी बात। और अब कहेंगे गुरुजी एक और बता दो उदाहरण। तो जैसे हमने लिख दिया, 5x² + 2x + 3। तो ये एक मान लो बहुपद है। तो अगर इससे पूछे इसमें डिग्री कितनी है, तो डिग्री निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इसमें देखो अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, ये। इसमें जो चर राशि है, वेरिएबल x² है, तो इसको देखो, और इसमें मैक्सिमम पावर कितनी लगी है ना। अधिकतम घात वाले पद के घातांक, घातांक मतलब पावर, तो कितनी लगी पावर, 2 लगी है ना। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2, हो गई 2। ठीक है, समझा की बात। ठीक, तो यहाँ नोट हम लिखा, एक शून्येतर अचर बहुपद की घात 0 होती है। शून्येतर अचर, ये क्या मतलब हुआ, शून्येतर अचर क्या हो गया, देखो, शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, और अचर होना चाहिए, जैसे 2। ठीक है, 2, जैसे हमने लिखा 2 क्या है, शून्य तो है नहीं, और ये एक अचर राशि है। ठीक है, तो इसकी डिग्री अगर निकालनी है, इसकी डिग्री निकालनी, तो इसके डिग्री निकालनी, तो डिग्री निकालने के लिए क्या देखोगे, चर राशि। तो चर राशि इसमें है ही नहीं, तो उसको x⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर 0 लगा तो 1 होता है। तो 2 × x⁻0 को मतलब ये x⁻0 1 हो गया, तो ये 2 × 1, इसका मतलब क्या, 2 × 1 बराबर 2 ही रहा। तो इसमें x के ऊपर, इस चर के ऊपर क्या लगा है, पावर 0, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ आ गया। तो हमेशा शून्येतर अचर पद वाला अगर बहुपद है, तो उसकी घात हमेशा 0 होती है। क्लियर। और एक शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। जैसे मान लो यहाँ पर कहीं 0 लिखा है, ये 0 लिखा है, तो ये शून्य बहुपद है, तो इसमें कोई घातें नहीं है, तो इसको परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं। तो शून्य बहुपद अगर है, 0 लिखा है, एक बहुपद है, ठीक है, मान लो f(x) = 0 लिखा है, ये शून्य बहुपद है। ठीक है, तो इस शून्य बहुपद में कोई डिग्री यहाँ दिख रही है आपको, इसकी डिग्री हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, ये परिभाषित ही नहीं होती। ठीक है, समझा की बात। चलो बढ़िया। अब हम करते हैं बहुपदों का वर्गीकरण। अब हम लोग समझते हैं अगला टॉपिक, बहुपदों का वर्गीकरण। आओ फटाफट देखते हैं बच्चों। ये देखो, बहुपदों का वर्गीकरण। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो, बहुपदों का वर्गीकरण हम 2 आधार पर करते हैं, पदों की संख्या के आधार पर और घात की संख्या के आधार पर। तो सबसे पहले हम पदों की संख्या के आधार पर देखें, तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो जैसे एक पद अगर है किसी बहुपद में, तो वो एक पदी बहुपद हो जाएगा, उसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है, तो वो एक पदी बहुपद का है। जैसे उदाहरण 6x लिख दिया, इसमें कितने पद हैं, एक ही तो है। जैसे यहाँ लिख दिया 7,
एक ही पद है, जैसे दिया 4x², एक ही पद है तो ये मोनोमियल है। अब देखिए द्विपदी बहुपद क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। तो जिसमें दो पद यूज होते हैं, क्या लिखा, ऐसा बहुपद जिनमें केवल दो पद होते हैं वो द्विपदी बहुपद यानी बाइनोमियल कहलाता है। उदाहरण देखो, जैसे ये लिखा 5x-2, तो पदों की संख्या कितनी होगी, एक तो 5x हो गया, ये माइनस लगा यहाँ से दूसरा पद हो गया, दो पद है। इसमें देखो 7x² + y, तो एक पद तो 7x² हो गया, फिर प्लस लगा, ये दूसरा पद हो गया y, तो दो पद है। इन सभी में दो पद आपको दिखेंगे, सभी में दो पद दिखेंगे। एक देखो ये हो गया पूरा, जहां से प्लस लगा है वहां से दूसरा शुरू हो गया, तो एक और दो ही तो है। जैसे x⁻30 + 1 लिखा है, तो एक हो गया x⁻30 प्लस लगा है, ठीक है, ये 1 हो गया, तो दो हो गए। जैसे यहाँ पर ये लिखा है y⁻23, देखो क्या लिखा है, y⁻23 - y², तो एक तो ये हो गया y⁻23, फिर ये माइनस लगा है, फिर y², दूसरा ये हो गया। तो दो पद वाले हैं ये सारे उदाहरण, ठीक है, ये बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। आगे देखो तीन पद वाला त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद होते हैं। देखो ये लिखा है √5xy, एक पद, फिर प्लस लगा, ये दूसरा पद, फिर प्लस लगा, तीसरा पद, तीन पद हो गए। जैसे यहाँ 5 लिखा है, फिर प्लस लगा, एक पद ये हो गया, 2x, दो पद हो गए, प्लस लगा, तीसरा पद हो गया, ठीक है, समझा की बात। तो ये संख्या के पदों की संख्या के आधार पर बहुपद हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं घात की संख्या के आधार पर। अगला जो आधार है वो है घात की संख्या के आधार पर बहुपद। देखो तो देखो जैसे यहाँ पर अचर बहुपद है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे ये 5 लिखा, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसमें इसकी घात अगर हम देखें, घात तो कुछ है ही नहीं, क्यों भाई, तो जैसे 5 लिखा है, इसको 5 × 1 लिख सकते हैं, और देखो 5 और 1 की जगह पे x⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि x⁻0 का मान 1 होता है। तो अब आप देखो इसमें घात कितनी है, 0 है, 0 है ना। तो जिस बहुपद की घात 0, क्या लिखा, जिसमें केवल अचर पद हो, 5 है केवल, अर्थात x0 का पद हो, x0 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, तो वो अचर बहुपद कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जो केवल ऐसे एक संख्या लिखी हो, जैसे 6 लिखी है, इसमें कोई अचर पद नहीं है, सॉरी कोई चर पद नहीं है, अचर पद हो केवल, क्या लिखा, केवल अचर पद हो, यानी 6 लिखा है, तो इसमें कोई चर राशि है नहीं, तो ये कैसा हो गया, अचर बहुपद हो गया। या इसको x⁻0 भी लिख सकते हैं, 6 × x⁻0, क्यों, क्योंकि x⁻0 का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0, तो जिसकी घात 0 आ जाए वो अचर बहुपद होता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे ये उदाहरण लिखा है, ठीक है। अब आप देखो इसमें जो बहुपद लिखा है, y जो चर राशि है उसमें अधिकतम पावर 1 हो, डिग्री इसकी 1 है, तो जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर होगा, यानी रैखिक होगा, वही तो लिखा है। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, तो चर राशि y है, अधिकतम घात कितनी, 1। यहाँ देखो x+2 लिखा है, चर राशि क्या है, x, इसमें अधिकतम पावर कितनी है, 1, ठीक है। जैसे केवल x लिखा है, इसमें अधिकतम पावर कितनी है, 1, तो एक पावर जिसमें चर राशि की होगी वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, जैसे ये x लिखा है, इसमें पद कितने, 1 है, इसमें x+2 में पद कितने हैं, 2 है, ठीक है, समझा की बात। अब देखो द्विघात बहुपद, ठीक है, मतलब जिसमें अधिकतम चर राशि में घात कितनी हो, 2 हो, यानी जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक है, उसको कहते हैं द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या परिभाषा हुई, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, ठीक है, अधिकतम घात 2 द्विघात कहलाएगा, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ लिखा है 5x² - 6x - 3, ठीक है, तो इसमें बताओ, इसमें चर राशि x यूज हुई है, तो यहाँ पर तो घात 1 है, यहाँ पर 2 है, मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है, तो चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये कैसा हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। तो ये x में द्विघात बहुपद है, क्यों, क्योंकि इसमें x चर यूज हुआ है। जैसे यहाँ लिखा है, ये यहाँ x² यूज हुआ, अधिकतम घात 2 है, तो ये भी द्विघात हो गया। और ये x में द्विघात का मानक रूप क्या होता है, इसको भी समझो, यानी कोई भी द्विघात बहुपद उसका मानक रूप होता है ax² + bx + c, जहां a b c अचर राशियां होती है, यानी a b c जो इसमें ये अचर राशियां होंगी। अचर राशियों का मतलब क्या हुआ, ये 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ लिखा, या मान लो a की जगह पे 1 है या 2 है, मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, 2x², b की जगह पे 3 है तो 3x हो जाएगा, c की जगह पे 5 है तो 5 हो गया। तो ये देखो आ गया, ये
एक नया समीकरण वो बहुपद बन गया। ठीक है, तो ये सामान्य रूप है। ए बी सी की जगह कोई वैल्यू आप रख दो, संख्याएं रख दो, तो एक हमें क्या मिल जाएगा, बहुपद। इसका मतलब है ये एक ऐसा सामान्य बहुपद है, दो घात वाला है ना, द्विघात वाला है, तो उसका जनरल रूप ये होता है। इसी से हम ए बी सी के मान बदल के हम यहाँ पर कोई भी बहुपद बना सकते हैं। ठीक है, तो ये याद करो, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ, शर्त ये है कि इसमें ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए जीरो नहीं। अगर ए जीरो हो गया ना, तो एक जगह अगर जीरो रख देंगे तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा जीरो, तो ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी। तो इसकी मैक्सिमम घात दो बचेगी नहीं, एक रह जाएगी, तो ये फिर लीनियर हो जाएगा ना। तो अगर कोई द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद है, तो उसमें जो एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो वो द्विघात पॉलिनोमियल नहीं बचेगा। बी सी जीरो हो सकते हैं, अगर बी जीरो हो गया तो ये जीरो होगा, लेकिन लेकिन एक्स स्क्वायर तो बना रहेगा ना, मैक्सिमम घात दो तो बनी रहेगी ना, तो वो हमारा द्विघात पॉलिनोमियल बना रहेगा। अगर सी जीरो हो गया तो इतना पोर्शन जीरो होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर जीरो तो नहीं होगा ना। हमें तो मतलब है ना एक्स स्क्वायर से मैक्सिमम घात एक्स स्क्वायर होनी चाहिए, मतलब दो होनी चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हो गया। अब तीन घात वाला बिल्कुल ऐसे ही होता है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, इसकी डिग्री तीन होगी, तो इसकी डिग्री तीन होगी। तो देखो यहाँ पर ये वेरिएबल है एक्स, ये वेरिएबल एक्स, ये वेरिएबल एक्स, इसमें घात एक, इसमें घात दो, इसमें घात तीन, तो मैक्सिमम घात कितनी हो गई, तीन। तो ये कैसा हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। समझा गया। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, तीन हो। तो कोई भी देख लो, चाहे ये वाला देखो, इसमें चर राशि वाई है, इसमें तीन घात, इसमें दो घात, यहाँ एक घात, तो मैक्सिमम कितनी, तीन। तो कैसा हो गया, तीन घात बहुपद हो गया। ये वाई में है, वाई चर यूज हुआ, तो इसका मानक रूप क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। ठीक है, जहां ए बी सी डी क्या होने चाहिए, अचर राशि, लेकिन जो मैक्सिमम घात वाला जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो फिर ये जीरो हो जाएगा ना, अगर ए जीरो हो गया तो जीरो हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, तो एक्स क्यूब खत्म हो जाएगा, यानी मैक्सिमम घात जो तीन थी वो खत्म हो गई, अब मैक्सिमम घात दो बचेगी, तो ये त्रिघात बचेगा नहीं, ये द्विघात वाला हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा त्रिघात जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं तो फिर द्विघात वाला हो जाएगा, और द्विघात वाले में एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग कुछ उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। अब हमें ये बताओ, अब ये बताओ भाई, उदाहरणों के माध्यम से देखो, जैसे ये दिया है, कहता है निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं। तो देखो बहुपद की परिभाषा इसमें लग रही है, क्या होती है बहुपद की परिभाषा, इसमें जो चर राशि है उसकी जो घात है वो पूर्णांक होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक या जीरो होना चाहिए। तो देखो दो पूर्णांक है धनात्मक है, वन पूर्णांक है धनात्मक है, ये बहुपद है, ये बहुपद है। ठीक है, कौन सा बहुपद है ये पता करना, तो ये एक बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है। इसमें देखो फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, ये वन है, ये टू है, तो वेरिएबल पे जो पावर लगी है वो धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ए भी बहुपद है। इसमें बताओ अंडर रूट टू टी, तो टी की पावर तो एक है यहाँ, लेकिन इसमें जो दूसरी वाली टी वो अंडर रूट टी है। अंडर रूट टी का मतलब हो गया अंडर उठाओगे एक बटे दो आ जाएगा, तो वेरिएबल की पावर हाफ हो गई, पूर्णांक नहीं बची ना, तो ये वाला बहुपद नहीं होगा। इसको बताओ, तीसरा चौथा वाला बताओ, क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। देखो यहाँ पर वेरिएबल पावर धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन ये माइनस, ये अपॉन में एक्स स्क्वायर लिखा, ऊपर जाएगा तो एक्स पावर माइनस दो हो जाएगी, तो वेरिएबल की जो घात होगी वो माइनस में आ जाएगी ना, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। समझा की बात। अब दूसरा देखो, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक अथवा अधिक चर में बहुपद है। तो देखो ये पहला वाला, देखो इसमें एक चर है एक्स, ठीक है, और चर राशि की जो घात है वो धनात्मक है, तो इसलिए ये बहुपद है। ये देखो इसमें दो चर हैं, एक वाई एक एक्स, तो ये दो चर वाला है। ये कैसा है, ये दो चर हैं और क्या बहुपद है। देखो इसमें चर में धनात्मक पावर एक है, इसमें चर में यानी वाई में धनात्मक पावर दो है, तो ये बहुपद है। ठीक है, इसमें देखो अब ये टी लिखा है अंडर रूट में, तो एक चर ये है और दूसरा चर वाई है, मतलब टी और वाई दो चर है, क्या है, दो चर है। तो दो चर वाला ये बीजी व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों क्यों बहुपद नहीं, क्योंकि अंडर रूट टी लिखा ना, तो अंडर रूट टी मतलब टी की पावर एक बटे दो प्लस तीन वाई, और
जो वेरिएबल है उसकी जो घात होनी चाहिए वो पूर्णांक होनी चाहिए। ये पूर्णांक है नहीं, ये भिन्न में लिखा है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। दो चर वाला बीजी व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। समझा की बात। तीसरा देखो, इसमें एक तीसरा उदाहरण है, इसको भी करो। कहते हैं निम्नलिखित व्यंजकों में पढ़ो में पदों के आधार पर एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद ज्ञात करो। तो इसमें कितने पद है? एक ये, तो ये द्विपदी हो गया। इसमें एक पद है, एक पदी हो गया। इसमें तीन पद है, 1 2 3, तो ये तीन पदी हो गया। ठीक है। चौथा देखो उदाहरण, चौथा उदाहरण देखो, दिए गए बहुपदों में से रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्घात बहुपद चुनकर बताओ। तो इसमें मैक्सिमम पावर चर में क्या लगी? 2, तो ये द्विघात हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया द्विघात। इसमें 3 लगी मैक्सिमम पावर, ये त्रिघात हो गया यानी क्यूबिक। और इसमें 1 पावर लगी है वेरिएबल में, तो ये लीनियर हो गया। समझा की बात। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखे, तो ये कॉन्सेप्ट वाला वीडियो हमने बताया। अभी इसमें और भी कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट का पहला पार्ट हमने खत्म किया है। अब कॉन्सेप्ट का दूसरा पार्ट आगे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट का दूसरा पार्ट। उसके पहले हमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करनी पड़ेगी। तो अगले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। फिर इसके बाद फिर हम जो पॉलिनोमियल का जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है वो फिर नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ओके, तो आज क्लास यहीं पर रोकेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। थैंक यू।